नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हम टेस्ट लेते हैं। जनरली हर मंडे को टेस्ट होता है। यदि मंडे को किसी कारणवश टेस्ट नहीं हो पाता है तो उस वीक में टेस्ट ज़रूर होता है और उस टेस्ट का लिंक हम आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। जब भी टेस्ट तैयार हो जाता है लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर मंडे को टेस्ट होता है तो उसमें आपको दिखा दिया जाएगा शेड्यूल में पहले से ही, और आप हर मंडे 9 बजे से 5 बजे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि टेस्ट नहीं भी दे पाते हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन सभी 25 प्रश्नों का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन को पूरे विस्तार से हम समझाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ऐप में पेड कोर्स भी अवेलेबल है और पेड टेस्ट सीरीज़ भी आप चाहें तो ले सकते हैं। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप, ITI लेवल सभी एग्ज़ाम के लिए कोर्स आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयार किया है। उम्मीद है सभी को पसंद आएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। यदि आप टेस्ट देते हैं तो आपका स्कोर कितना रहा, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में डेफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। दोस्तों, ये मीटर DC मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। केवल DC सप्लाई पर इसका उपयोग होता है। DC की करंट और वोल्टेज नापने के लिए यूज किया जाता है। यानी PMMC प्रकार का एम्पियर मीटर होगा या वोल्ट मीटर होगा। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती होता है। हमें यहाँ D उत्तर सही करना है। अगला सवाल है कि ACSR तार, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम होता है। इसमें स्टील तार का काम क्या है। प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य या यांत्रिक मजबूती प्रदान करना इस ACSR चालक में स्टील का काम होता है। अगला सवाल, डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर जो होते हैं वो किस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम में लेते हैं। ये दोस्तों निम्न सिग्नल के लिए काम में लेंगे हम, इसको C उत्तर आ जाएगा, वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। डायरेक्ट कपलिंग में डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना, और सबसे सस्ती विधि भी हम इसे ही मानते हैं। अगला सवाल, पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना हो सकता है। दोस्तों, पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। पावर फैक्टर कभी माइनस में नहीं होता और पावर फैक्टर कभी 1 से अधिक नहीं होता। इसका मान इकाई हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो हमें अभी A ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगला सवाल, 3 फेज 4 वायर सिस्टम जनरली कहाँ उपयोग में लिया जाता है। देखिए, लाइन 4 तरह से होती है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है और ये 3 फेज 3 वायर में होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी 3 फेज 3 वायर का ही होता है और ये लाइन की वोल्टेज के अनुसार होता है। 33 kV वाली लाइन जो होती है वो सेकेंडरी में आती है और 33 kV से ऊपर की जो है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है। प्राइमरी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी आपका 3 फेज 4 वायर में होता है। सेकेंडरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये 3 फेज 4 वायर में होता है। C उत्तर अपना यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल है, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट इम्पीडेंस कितना होगा। आदर्श है तो इसका आउटपुट इम्पीडेंस 0 हो जाएगा, यानी 0 ऑप्शन के साथ हमें जाना है। कोई रेजिस्टेंस जो है वो आउटपुट में या कोई इम्पीडेंस आउटपुट में प्रदान नहीं करेगा। अगला सवाल है कि किस दूरी तक पावर ट्रांसमिशन के लिए 33 kV की लाइन उपयुक्त है। देखो, वोल्टेज के आधार पर लाइन को, लंबाई के आधार पर लाइन को बांटा गया है। शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन 3 भागों में बांटा गया है।
33 केवी जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आती है और ये जनरली 60 से 80 किलोमीटर तक होती है। यानी 30 से 60 किलोमीटर की रेंज में अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो 33 केवी एनएफ है। अगर इससे ज़्यादा दूरी पर आप लेकर जाना चाह रहे हैं तो फिर लाइन वोल्टेज 110 वोल्ट या फिर 132 केवी उपयुक्त रहेगा। ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल सही रहेगा इसके लिए। अगला सवाल है कि जब ट्रैक्शन जॉब में तो कर्षण कार्य में मोटर है ना, डीसी की सीरीज मोटर होती है। श्रेणी समांतर गति नियंत्रण की विधियाँ पर जो है उसमें हमें गति का रेशियो क्या मिलता है। देखो श्रेणी और समांतर में क्या होता है कि एक में गति मिलती है आधी, एक में गति मिलती है दोगुनी, इसलिए जो गति का रेशियो होता है ना वो 1:4 होता है। मतलब जब अगर मोटर 1500 आरपीएम की है, दोनों पार्ट्स को आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तब 750 आरपीएम मिलेगा, दोनों पार्ट को आप समांतर में जोड़ेंगे तो 3000 आरपीएम मिलेगा। अब 750 और 3000 का जब आप रेशियो देखते हैं तो कितना आएगा, 1:4 जो है इसका रेशियो हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ उत्पन्न होता है, शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोर लॉस इसी का दूसरा नाम है, इसे हम कोर लॉस भी बोलते हैं। कोर में पैदा होता है। फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है, पीक वोल्टेज के समानुपाती है। यानी अगर पीक वोल्टेज देंगे तो लॉस उतना ही कम होगा। अगला सवाल, मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं इसको क्योंकि चुंबकीय लीकेज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में 0 पावर फैक्टर है लेकिन लीडिंग है तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। 3 तरह की आर्मेचर रिएक्शन होती है अल्टरनेटर में। जब लीडिंग पावर फैक्टर हो तो मैग्नेटाइजिंग होती है, हिंदी में बोलते हैं चुंबकन, इससे VL बढ़ जाता है। जब लैगिंग पावर फैक्टर हो 0 तो वी चुंबकन बोलते हैं, इंग्लिश में डीमैग्नेटाइजिंग बोला जाता है। जब इकाई पावर फैक्टर हो तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन या क्रॉस मैग्नेट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकन या चुंबकीय विक्षोभ। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया किस बात पर निर्भर करेगी, भार के पावर फैक्टर पर। अगला सवाल, थायरिस्टर में जो होल्डिंग करंट होती है वो लेचिंग करंट से क्या होती है, तो कम होती है थोड़ी सी। लेचिंग करंट होती है जिस पर कॉन्टैक्ट को बनाए रखें, और होल्डिंग में है कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। यानी लेचिंग धारा जो है वो होल्डिंग धारा में +1 का मान है। सी उत्तर सही होगा। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखो, होल्डिंग करंट कम होती है, लेचिंग करंट ज़्यादा होती है बस। अगला सवाल, इंडक्शन मोटर में टॉर्क तथा गति पर वर्धित रोटर का प्रभाव क्या होगा। यानी वो कह रहा है कि अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ा हुआ हो तो टॉर्क और गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम टॉर्क ऑक्यूर्स एट लोअर स्पीड, यानी निम्न गति भी अगर होगी ना तो भी अधिकतम टॉर्क बनेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, याद रखें इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो है वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती है, ठीक है। अब रोटर का प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा ना तो मोटर क्या कम गति से चलती है, लाइक स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग के समय उसमें बाहरी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो अधिक प्रतिरोध है कि नहीं, मोटर निम्न गति के साथ स्टार्ट होती है लेकिन उच्च स्टार्टिंग टॉर्क भी मानते हैं, यानी गति निम्न होगी और टॉर्क अधिक प्राप्त होगा। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार फ्रीक्वेंसी में किससे ज़्यादा विचलन नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3% से ज़्यादा डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी में नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कई बार करवा दिया है ये क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है RLC सीरीज सर्किट है, कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, F हर्ट्ज है, मान लो 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज जो भी थी। अब कह रहा है कि यदि सभी घटक दोगुने हो जाएंगे तो नया अनुनाद फ्रीक्वेंसी कितना होगा। देखो, सभी घटक दोगुने का मतलब है R, L और C तीनों दोगुने हो जाते हैं, तो R का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेजोनेंस में XL XC बराबर होते हैं कि नहीं। अब देखो, अगर L दोगुना तो फिर XL दोगुना और C दोगुना तो XC आधा, है कि नहीं। दोबारा बता देता हूँ, सुन लो। L डबल देन XL डबल, कैपेसिटेंस दोगुनी देन XC 1/2। अब रेजोनेंट वापस कब होगा, जब XL और XC का मान बराबर हो जाए, है कि नहीं। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को आधी कर दें तो XL आधा हो जाएगा और XC कितना हो जाएगा, दोगुना।
यानी सेम देखो 2 इंटू 1/2 और 1/2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है F/2। यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आधी, पहले 50 हर्ट्ज पर हो रहा था तो अब 25 हर्ट्ज पर वापस रेजोनेंट हो जाएगा सर्किट, क्योंकि वापस XL का मान XC के बराबर आ जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि ओपन डेल्टा जो है ना, और ओपन डेल्टा को क्या बोलते हैं, याद आया आपको? VV बैंक इसी का तो नाम था। 58% भार उठाता है कि नहीं? 57.7 कर देंगे, एक ही बात है 58% भी। और सोलर सेल निर्माण में सिलिकॉन काम में लेते हैं, ये तो मैंने बहुत बार आपको पहले बताया हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी है क्या। और अल्टरनेटर एक मानक फ्रीक्वेंसी देता है हमेशा, फ्रीक्वेंसी को कम कैसे करेंगे? जो प्रेरित EMF की फ्रीक्वेंसी है देखो वो Pn/120 पोल और गति पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए या तो पोल कम करो या गति कम करो, है ना? तो बी उत्तर कर देंगे, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फील्ड। भाई गति घटेगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, 4 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है, आप सबको फॉर्मूला याद होगा, और जिसको नहीं याद है तो यूँ समझ लो भाई आप दुनिया से बहुत पीछे हो। अगर आपको ये सवाल 18वें सवाल का उत्तर नहीं आता तो समझ लो आप टेक्निकल में बहुत पीछे हो, लोगों से बहुत पीछे हो। सबसे सस्ती वायरिंग कौन सी है? तो अस्थायी वायरिंग ही सस्ती पड़ेगी। अस्थायी वायरिंग का देखो एक ही प्रकार है यहाँ पर, क्लीट वायरिंग। और हाइड्रो पावर प्लांट में पेन स्टॉक को क्षति से कौन बचाएगा? तो सर्ज टैंक जो है वो वाटर हैमरिंग से रक्षा करता है, पेन स्टॉक को फटने से रोकेगा। मशीनों में वाइंडिंग के रूप में सबसे ज़्यादा जिस तार का उपयोग करते हैं उसका नाम है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। इन्होंने थोड़ा सा इनेबल ही ऑप्शन दिया है, सुपर इनेबल्ड का दिया नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में जब काम करता है तो वो एक्टिव रीजन में चालित होता है, और जब एक्टिव रीजन में चालित होता है तो इसका पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है। अगला सवाल, कौन सी युक्ति एकल ध्रुवित कहलाती है? यूनिपोलर का मतलब होता है जिसमें या तो P या N के कारण धारा का प्रवाह हो। तो शॉर्ट की डायोड में क्या होता है, PN जंक्शन का मान 0 होता है ना, एक तरफ मेटल होता है और एक तरफ N, यानी शॉर्ट की डायोड में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होता है, होल के कारण नहीं। ये यूनिपोलर हो गया। वह युक्ति जिसके प्रतीक 2 समांतर विपरीत SCR के समान दिखाई देता है ट्राइक कहलाता है। ट्राइक समांतर में विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए 2 SCR की भांति होता है। और एक पावर सब सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट हो सकते हैं? तो 2 है। लाइट एंड फैन में 10 होते हैं। लोड का अगर पूछे तो 3000 वाट और 800 वाट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा। ऐप डाउनलोड कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना।